एपिसोड 156 टू 165। वक्त तेजी से बीता। पलक झपकते ही शाम के 7 बज गए। आमतौर पर हिम शिखर कॉरपोरेशन शाम 6 बजे बंद हो जाता था, लेकिन आज नववर्ष की पूर्व संध्या थी और नववर्ष समारोह होने वाला था, इसलिए 7 बजने के बाद भी कोई नहीं गया। शाम 7 बजे पूरी कंपनी में चहल पहल थी। लोग उत्साह से भरे चेहरों के साथ तीसरी मंजिल के हॉल की तरफ दौड़े। नववर्ष समारोह का आयोजन तीसरी मंजिल के हॉल में था, जो प्रेसिडेंट ऑफिस के बगल में था, जहां हर तरह के बड़े आयोजन होते थे। जब अभय सिंह और बाकी लोग तीसरी मंजिल के हॉल में पहुंचे तो हॉल लोगों से भरा था। सीईओ शालिनी गुप्ता मंच पर बैठी थी, साथ में जियान जुन जनरल मैनेजर और विभागों के डायरेक्टर भी थे। कम से कम 15 विभागों के कर्मचारी हॉल के चारों तरफ बैठे थे। हॉल के सामने एक बड़ा मंच बनाया गया था, जिसमें एलसीडी स्क्रीन, लाइटिंग, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन और दूसरा सामान था। चारों तरफ नववर्ष की शुभकामनाएं लिखे बैनर लगे थे। अभय सिंह, श्यामली वर्मा और ललिता सेल्स डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि थे और उन्हें बैकस्टेज के वेटिंग रूम में ले जाया गया। वेटिंग रूम में 45 कर्मचारी थे। सभी अपने अपने विभागों के प्रतिनिधि थे। कुछ अग्रणी लोग मेकअप कर रहे थे और अपनी पंक्तियां दोहरा रहे थे। बड़े भाई अभय, इतने सारे लोग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, मैं थोड़ा घबरा रही हूं। श्यामली वर्मा की पतली पलकें हल्के से झपकी। उसके मासूम चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी। श्यामली दीदी, घबराओ मत, सब ठीक होगा। अभय ने श्यामली का छोटा हाथ पकड़ा, उसकी हथेली खरोंची और हंसते हुए कहा। कमबख्त अपनी हथेली पर गुदगुदी महसूस करके श्यामली के मासूम चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक दिखी। दूसरों के सामने हाथ पकड़े जाने से वो बहुत शर्मा रही थी। हालांकि उसने कमबख्त कहा, लेकिन उसने अभय का हाथ नहीं छोड़ा और उसे पकड़े रहने दिया। अभय की हथेली से एक गर्माहट मिल रही थी, जिससे उसे बहुत आराम मिल रहा था। अरे, ये तो श्यामली वर्मा है, ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? अचानक एक हल्की आवाज आई। बोलने वाली एक नीली ड्रेस में औरत थी। वो अपनी 20 के मध्य में थी, लिपस्टिक और भारी मेकअप के साथ। उसकी लंबाई औसत थी, कम कपड़े पहने थे और त्वचा का बड़ा हिस्सा खुला था। वो अच्छी दिखती थी, लेकिन श्यामली वर्मा से बहुत पीछे थी। उसका नाम ममता वशिष्ठ था, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की टीम लीडर। उसका श्यामली वर्मा से रिश्ता अच्छा नहीं था और कुछ झगड़े भी हुए थे। औरतें स्वाभाविक रूप से जलनशील होती हैं। खुद से ज्यादा खूबसूरत औरतों को देखकर उनके मन में हल्की दुश्मनी आ ही जाती है। ममता वशिष्ठ, बकवास मत करो, ये अभय सिंह है, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं। श्यामली की खूबसूरत भौहें हल्के से सिकुड़ी और उसने हल्के से कहा। उसे सामने वाली ममता वशिष्ठ पसंद नहीं थी। जाहिर है वो दोस्ताना नजर नहीं दिखाएगी। अभय सिंह, श्यामली वर्मा तो ढीली है, वो कुंवारी नहीं है, मेरे साथ खेलो न। ममता ने मोहक ढंग से मुस्कुराते हुए अभय से कहा। ममता वशिष्ठ की श्यामली को ढीली कहने की बात सुनकर अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और थोड़ा नाराज हुआ। उसे जाहिर है पता था कि श्यामली वर्मा एक अच्छी लड़की और कुंवारी है, लेकिन सामने वाली ममता वशिष्ठ थोड़ी मोहक लग रही थी। ममता वशिष्ठ, मुझे लगता है ढीली तू है, एक नजर में पता चलता है कि तू कुंवारी नहीं है, अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तू क्या कह रहा है? मैं कुंवारी नहीं हूं। तेरे कूल्हे ढीले और लचीले नहीं हैं, तू टेढ़े पैरों वाली है और तेरी कमर की हड्डी चौड़ी है। तू जरूर कुंवारी नहीं है, तेरे शरीर से मर्दों की गंध आती है। अभी हाल में तूने किसी मर्द के साथ प्यार किया होगा। बकवास, में किसी मर्द के साथ कैसे सोई? हाँ, तो फिर तेरी गर्दन पर मर्द का निशान क्यों है? अभय ने ममता वशिष्ठ की गर्दन की तरफ इशारा करते हुए हल्के से कहा। यह सुनकर आसपास के लोग ममता की गर्दन की तरफ देखने लगे। सचमुच वहां एक मर्द का निशान था। निशान बहुत साफ था, शायद अभी हाल में चूमा गया था और गायब नहीं हुआ था। आसपास की अजीब नजरें देखकर ममता वशिष्ठ का चेहरा पीला पड़ गया और वो बहुत गुस्से में थी। उसे पता था कि इस कमबख्त लड़के ने जो कहा वो सही था। वो अभी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हेड के साथ अंतरंग थी। इसके अलावा वो कुंवारी नहीं थी। उसने स्कूल में ही अपनी कौमार्य खो दी थी। अभय सिंह, तू हरामजादा। अभय के अपने राज खोलने की बात सुनकर ममता वशिष्ठ का चेहरा बहुत बदल गया और उसने गुस्से से कहा। ढीली औरत, बदसूरत भी, चुप रह। अभय ने ठंडे ढंग से मुस्कुराया और ममता वशिष्ठ को डांटा, जिससे वो बहुत गुस्से में हो गई। श्यामली वर्मा की आलोचना करने वाली ऐसी मोहक औरत के लिए अभय जाहिर है दोस्ताना नहीं होगा। डिंग, समारोह की घंटी बजी। श्यामली दीदी, समारोह शुरू हो गया, चलो प्रदर्शन की तैयारी करें। इस बदसूरत औरत को नजरअंदाज करो। अभय ने श्यामली का छोटा हाथ पकड़ा
और ममता वशिष्ठ को नजरअंदाज करते हुए मंच की तरफ चला गया। कमबख्त, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अभय की पीठ देखकर ममता वशिष्ठ की आंखें दुश्मनी से भरी थी। सच तो यह है कि ममता वशिष्ठ लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हेड की रखेल थी और कंपनी में उसकी अच्छी ताकत थी। उसने पहले ही अभय से बदला लेने की सोच शुरू कर दी थी। प्रेसिडेंट होने के नाते शालिनी गुप्ता ने सबसे पहले मंच पर भाषण दिया। इसके बाद समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इस वक्त दर्शकों में सेल्स डिपार्टमेंट और पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के हेड बात कर रहे थे। प्रिया शर्मा इस बार सेल्स डिपार्टमेंट जरूर हारेगा, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की हेड मेघालू ने ठंडे ढंग से कहा। वो 30 साल की औरत थी। उसका चेहरा सुंदर था, लंबी और पतली काया के साथ। प्रिया शर्मा की तरफ उसकी नजर उदासीन थी। मेघालू, प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई। तुझे कैसे पता कि हमारा सेल्स डिपार्टमेंट हारेगा? प्रिया शर्मा ने उसे हल्के से देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में हल्की नाराजगी थी। उसे जाहिर है पता था कि मेघालू उसके खिलाफ क्यों थी, क्योंकि दोनों उत्कृष्ट डायरेक्टर की उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। अगर उनके विभाग ने समारोह में जीत हासिल की तो उन्हें बोनस अंक मिलते। प्रिया शर्मा, मैं गारंटी देती हूं कि तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट हारेगा। इस साल उत्कृष्ट डायरेक्टर मैं बनूंगी, शायद नहीं। देखते हैं कौन डरता है। फिर देखेंगे। जब दो खूबसूरत डायरेक्टर मंच पर बहस कर रही थी, कर्मचारी भी शोर मचाने लगे, ये अंदाजा लगाने की कौन जीतेगा। आखिर ये हर विभाग के सम्मान की बात थी। सभी लोग चाहते थे कि उनका विभाग जीते। शुरुआती प्रदर्शन गायन था। पहली बार मंच पर मानव संसाधन विभाग की एक महिला कर्मचारी आई। ये महिला कर्मचारी अच्छी दिखती थी और गाने में माहिर थी। बहुत सारे लड़के उसका हौसला बढ़ा रहे थे। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा प्रदर्शन हुआ। जब पांचवा मंच पर आया तो पूरा हॉल चीख उठा। पांचवा जो मंच पर आया वो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की खूबसूरत ममता वशिष्ठ थी। ममता वशिष्ठ वो म्यूजिक स्कूल से ग्रेजुएट है और बहुत अच्छा गाती है। शायद इस साल नववर्ष समारोह के गायन समूह में कोई ममता वशिष्ठ से बेहतर नहीं गा सकता। सही कहा। मैं भी ममता वशिष्ठ की बहुत तारीफ करता हूं। आसपास के कर्मचारी शोर मचाने लगे। जैसे ही उन्होंने ममता वशिष्ठ को मंच पर आते देखा, उन्हें पता था कि इस साल गायन का विजेता पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट होगा। मेघालू, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सचमुच ममता वशिष्ठ को मंच पर गाने के लिए बुलाया। प्रिया शर्मा ने भौहे सिकोड़ते हुए मेघालू को घूरा। उसे उस औरत से नफरत थी जिसने सिर्फ उत्कृष्ट डायरेक्टर की उपाधि पाने के लिए ममता वशिष्ठ को मंच पर उतारा। ममता वशिष्ठ परसों ही विदेश फील्ड वर्क के लिए गई थी। फिर भी जीतने के लिए मेघालू ने उसे विदेश से वापस बुला लिया। ये बहुत चालाक चाल थी। प्रिया शर्मा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस साल की उत्कृष्ट डायरेक्टर की उपाधि मेरी ही होगी। तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट हारेगा। मेघालू ने अपने बाल पीछे झटके और गर्व भरी आंखों से प्रिया शर्मा को नीचा दिखाते हुए देखा। जब तक उसे वो उपाधि मिल जाएगी, वो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ सकती थी और बेहतर पद हासिल कर सकती थी। ममता वशिष्ठ, हम तुमसे प्यार करते हैं। शुभकामनाएं ममता वशिष्ठ। हमें द रिवर अपस्ट्रीम सुनना है। कर्मचारियों का एक समूह खड़ा हो गया और ममता वशिष्ठ का नाम चिल्लाया। कुछ लोग चाहते थे कि वो द रिवर अपस्ट्रीम गाए। ममता वशिष्ठ मंच के बीच में बड़ी मुस्कान के साथ खड़ी थी। वो सुंदर थी। लाल लिपस्टिक और खुले कपड़ों के साथ उसमें मोहकता का पुट था। उसकी मौजूदगी ने भीड़ में कई कुंवारे मर्दों को आकर्षित किया। मेरा नाम ममता वशिष्ठ है और पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की प्रतिनिधि के तौर पर मैं द रिवर अपस्ट्रीम गाऊंगी। उसने मुस्कुराते हुए माइक्रोफोन उठाया, गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। धब्बेदार रात क्या कहती है, कौन मुझे चुनने का तरीका बता सकता है। जब भी बिछड़ने का वक्त याद आता है, मेरी उदासी ऊपर की ओर नदी बनकर बहती है। अपनी गर्मी तूने किसे दी और मेरी देखभाल कौन करेगा। चूंकि ममता वशिष्ठ म्यूजिक स्कूल से ग्रेजुएट थी, उसकी गायन काबिलियत असाधारण थी। द रिवर अपस्ट्रीम को उसने बहुत शानदार ढंग से गाया, जो हर किसी को सुंदर लगा। ताली ताली ताली। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं और ममता वशिष्ठ को ऊंची आवाज में चीयर किया कि उसने कितना अच्छा गाया। ममता वशिष्ठ का गाना दर्शकों ने अच्छे से लिया। ये देखकर मेघालू के चेहरे पर खुशी छा गई। दूसरी तरफ उसके बगल में बैठी प्रिया शर्मा का चेहरा उदास था।
वो बस उम्मीद कर सकती थी कि अभय सिंह अच्छा करे। प्रिया शर्मा ने खुद कभी अभय को गाते नहीं सुना था, इसलिए उसे उसकी गायन काबिलियत नहीं पता थी। सिर्फ श्यामली वर्मा, जिसके साथ अभय पहले केटीवी गया था, उसने बताया था कि अभय की गायन काबिलियत अच्छी है। अगला प्रदर्शन सेल्स डिपार्टमेंट से अभय सिंह का है। वो हमारे लिए एक गाना गाएंगे। आइए सब उनका स्वागत करें। होस्ट ने माइक्रोफोन के जरिए अगले मेहमान और उसके गाने की घोषणा की। अभय सिंह ने अपनी शर्ट ठीक की, एक हैंडसम पोज बनाया और मंच की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसकी टक्कर ममता वशिष्ठ से हुई, जो मंच से उतर रही थी। अभय सिंह, गायन काबिलियत में तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, ममता वशिष्ठ ने ठंडे ढंग से हंसते हुए अभय को ताने मारते हुए देखा। ममता वशिष्ठ अभय से नफरत करती थी। उसने कुछ देर पहले उसे अपमानित किया था और बदसूरत कहा था। सभी औरतें खूबसूरती पसंद करती हैं और सुंदर कहलाना चाहती हैं, इसलिए अभय के उसे बदसूरत कहने से वो बहुत गुस्से में थी। कुएं का मेंढक जो नहीं जानता कि आकाश कितना बड़ा है, अभय सिंह, तू मुझे कुएं का मेंढक कहने की हिम्मत करता है? तू सिर्फ कुएं का मेंढक ही नहीं, बल्कि ऐसा मेंढक है जो गा भी नहीं सकता। अभय सिंह, बड़बोलापन ही तेरा काम है। तुझे लगता है मैं बुरा गाती हूं? तो अपनी गायन कला दिखा, मैं तुझे बताऊंगा कि असली गायन क्या होता है, एक मर्द का औरत के लिए प्यार क्या होता है। अभय ने घमंड से जवाब दिया और उसकी तरफ और ध्यान न देते हुए मंच की ओर बढ़ गया। मैं सेल्स डिपार्टमेंट से अभय सिंह हूं और मैं फेयरवेल माय कॉन्सुबाइन गाऊंगा। मैं ये गाना अपनी बॉस शालिनी गुप्ता को समर्पित कर रहा हूं। अभय ने मुस्कुराते हुए अपने गाने को शालिनी गुप्ता के लिए समर्पित करने का फैसला किया। आज नववर्ष था, जाहिर है उसे अपनी बीवी को तोहफा देना था। ये लड़का कौन है जो बॉस को गाना समर्पित करने की हिम्मत करता है? उसने कहा वो सेल्स डिपार्टमेंट से अभय सिंह है। लगता है इसमें हिम्मत है जो बॉस के लिए गाने की हिम्मत कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी बॉस को डेट करना चाहता है? कमबख्त, मुझे बॉस के लिए गाने का ख्याल क्यों नहीं आया? तू सोचना भी मत। अगर तूने बॉस के लिए गाने की हिम्मत की तो कल तक तुझे निकाल दिया जाएगा। भीड़ में लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सब हैरान थे कि उसने गाना अपनी बॉस को समर्पित किया। ये बहुत हिम्मत वाला कदम था। लेकिन ममता वशिष्ठ ने अभी गाना गाया था, उसके ठीक बाद गाना नुकसानदायक था, क्योंकि उसने बहुत खूबसूरती से गाया था। किसी को नहीं लगा कि अभय सिंह जीत पाएगा। अभय मंच पर होने के बावजूद भीड़ की फुसफुसाहट सुन सकता था। द रिवर अपस्ट्रीम अच्छा था, लेकिन उसे पता था कि वो फेयरवेल माय कॉन्सुबाइन के करीब भी नहीं था। एक युगों की प्रेम कहानी दीवाने जोड़े की। फेयरवेल माय कॉन्सुबाइन गाने के लिए गायक को असली भावनाएं डालनी पड़ती हैं, तभी ये गाना दर्शकों को छू सकता है। अभय ने हाथ में माइक्रोफोन उठाया, गहरी सांस ली और अपना प्रदर्शन शुरू किया। मैं हवा के बीच खड़ा हूं। नफरत मेरे धड़कते दिल को नहीं डिगा सकती। जब मैं बादलों को देखता हूं तलवार हाथ में लिए, मैं पूछना चाहता हूं कि हम सब में नायक कौन है? दुनिया में लाखों हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, ऐसा अभय भावनाओं से गा रहा था। शांग यू ने अपनी आत्महत्या के पल तक यू जी से मरते दम तक प्यार किया था। पूरा समारोह हॉल शांत था। हर कोई इस मार्मिक प्रेम कहानी में डूब गया था। अपने प्रिय के लिए मरने की इच्छा, इससे बड़ा प्यार कोई नहीं था। शालिनी गुप्ता ने अपने हरे भरे जेड जैसे हाथों से मुंह ढका। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसुओं की छाप थी। वो बहुत प्रभावित हुई थी। उसे पता था कि ये गाना अभय सिंह का उसके लिए तोहफा था और उसे ये बहुत पसंद आया था। पति, सच कहूं तो मुझे भी तुमसे प्यार है, शालिनी ने चुपके से फुसफुसाया। उसकी नजरें अभी भी मंच पर अभय से नहीं हटी थी। ताली 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 ताली। हॉल तालियों से गूंज उठा। हर किसी ने अभय के शानदार गायन के लिए खड़े होकर तालियां बजाईं। उसने एक मर्द के औरत के लिए प्यार को अपने गाने से इतने जीवंत ढंग से व्यक्त किया था। फेयरवेल माय कॉन्सुबाइन बहुत अच्छा है, द रिवर अपस्ट्रीम से भी बेहतर। मुझे भी ऐसा लगता है, बहुत मार्मिक गाना था,
मुझे लगता है इस गायन प्रतियोगिता में अभय सिन्हा जरूर जीतेगा। चारों तरफ दर्शक अपनी राय व्यक्त करने लगे। वो उत्साह भरे चेहरों से अभय को देख रहे थे। कुछ महिला कर्मचारियों ने तो अभय सिंह, हम तुमसे प्यार करते हैं तक चिल्लाया। हिम शिखर कॉरपोरेशन में अभय की लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई। उसकी प्रतिष्ठा बॉस शालिनी गुप्ता से ज्यादा अलग नहीं थी। मंच पर कई सीनियर मैनेजमेंट कर्मचारी अभय को प्रशंसा से देख रहे थे। उसने गाना इतना अच्छा गाया था कि वो भी प्रभावित हो गए थे। मेघा लू, तुम्हारा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हारने वाला है, प्रिया लू ने अपने बाल ठीक किए और उत्साह भरे चेहरे से कहा। उसे पता था कि फेयरवेल माय कॉन्सुबाइन जरूर जीतेगा। मेघा लू का चेहरा उसकी बात सुनकर बदल गया। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन आसपास के सब लोग अभय की तारीफ कर रहे थे, तो उसने खामोश रहने का फैसला किया। कमबख्त अभय सिंह, ये कहां से आया जो इतना अच्छा गाना गा सकता है? मेघा लू बहुत परेशान थी। अभय सिंह ने जैसी उम्मीद थी गायन प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और सेल्स डिपार्टमेंट को अच्छी रैंकिंग दिलाई। इसके बाद जल्द ही श्यामली वर्मा ने भी पियानो प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। 2 प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल करने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट नववर्ष समारोह के अंत में पहले स्थान पर रहा। जब समारोह खत्म हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट और लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर ने कुछ साजिश रचनी शुरू की। वीर हालदार, क्या पेट्रोल तैयार है? वाइस प्रेसिडेंट ने वीर हालदार को टेक्स्ट मैसेज भेजा। उसने फोन करने की हिम्मत नहीं कि बहुत डर था कि कोई उनकी बात न सुन ले। वाइस प्रेसिडेंट, सब तैयार है, वीर हालदार ने टेक्स्ट से जवाब दिया। अच्छा, वेटिंग रूम और आसपास के इलाके में पेट्रोल डाल दो। प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों का इंतजार करो, जिसमें अभय सिन्हा भी शामिल हो, और फिर आग लगा दो। हम उसे जलाएंगे, जियान जुन ने टेक्स्ट के जरिए आदेश दिया। वेटिंग रूम के कोने में वीर हालदार एक पेट्रोल की बाल्टी पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर चिंता थी। सच कहें तो वो आग नहीं लगाना चाहता था। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो हताहत होना तय था। उस कमरे में 45 कर्मचारी थे। दूसरी तरफ उसे ये भी पता था कि अगर उसने आग नहीं लगाई तो वाइस प्रेसिडेंट उसके सारे गलत काम उजागर कर देगा और उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस आग लगा दो। जैसे ही मैं इसे जलाऊंगा मैं भाग जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। वीर हालदार ने दांत पीसे और आखिरकार खुद को आग लगाने के लिए मना लिया। वीर हालदार ने पूरी बाल्टी वेटिंग रूम के दरवाजे के बाहर डाल दी और अपना लाइटर निकाला, आग लगाने के लिए तैयार था। इस बीच अभय सिंह, श्यामली वर्मा और प्रतियोगिता के कुछ अन्य प्रतिभागी वेटिंग रूम के अंदर थे। कुछ मेकअप उतार रहे थे तो कुछ आराम कर रहे थे। भाई अभय, आपने बहुत अच्छा गाया। श्यामली वर्मा ने अभय से बात की। उसकी पलकें झपकी और उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थी। आसपास के सभी लोग सिर हिलाकर श्यामली वर्मा से सहमत हुए। वो सब अभय के गायन से मंत्रमुग्ध थे। छोटी श्यामली, तेरी पियानो कला भी बहुत अच्छी थी, अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वेटिंग रूम के अंदर दूसरे विभागों के कई कर्मचारी अभय के पास आए और उससे बात करने लगे। उसे और जानना चाहते थे। कुछ गड़बड़ है, पेट्रोल की गंध आ रही है। अभय का चेहरा अचानक बदल गया। उसे पेट्रोल की गंध से बहुत संवेदनशीलता थी, क्योंकि वो पहले वुल्फ कॉन्टिनेंट में रहता था और वहां उसे अक्सर ऐसी गंध का सामना करना पड़ता था। लेकिन यहां हिम शिखर कॉरपोरेशन थी। कंपनी मुख्य रूप से ज्वेलरी बेचती थी और इसका पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही उसे गंध आई, उसके दिमाग में सिर्फ एक संभावना आई कि कोई बाहर पेट्रोल डाल रहा है। पलक झपकते ही वो दरवाजे पर पहुंचा और उसे खींचकर खोल दिया। पेट्रोल की गंध की लहर ने उसे सीधे मारा। दरवाजा खुलते ही बाकी सबको भी पेट्रोल की गंध आने लगी। सबने दरवाजे की तरफ देखा और बाहर गलियारे के हर कोने में पेट्रोल भिगोया हुआ देखकर सब हैरान रह गए। गलियारे के अंत में ज्यादा दूर नहीं वीर हालदार ने अपना लाइटर खोल रखा था और पेट्रोल में फेंकने के लिए तैयार था। ओह कमबख्त, सबके चेहरों का रंग बदल गया। उन्हें पता था
कि जैसे ही वीर हालदार पेट्रोल में आग लगाएगा, कमरे में मौजूद हर कोई खत्म हो जाएगा। लेकिन वो वीर हालदार से बहुत दूर थे, कम से कम दर्जनों मीटर दूर। उसे रोकना अब बहुत देर हो चुकी थी। जब वीर हालदार ने अभय को दरवाजा खोलते देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो मूल रूप से पेट्रोल में आग लगाते ही भाग जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, दरवाजा खुल गया। इन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? वीर हालदार बहुत हैरान था, क्योंकि वो बहुत घबरा गया था। उसके हाथ कांप गए और लाइटर जमीन की तरफ गिर गया। वो सीधे उस पेट्रोल के गड्ढे की तरफ गिरा जो उसने अभी डाला था। सब खतरनाक हालत में थे। जैसे ही वो लाइटर जमीन से टकराएगा, कोई नहीं बचेगा। आह! कुछ लोगों के चेहरों का रंग सफेद पड़ गया और कई चीखें निकली। अपने बटन उधार दे, अभय ने अपने हाथ से श्यामली वर्मा की शर्ट से एक बटन तोड़ा। उसने बटन लिया और लाइटर की तरफ फेंक दिया। गंदा उसके बड़े सीने पपीते की तरफ बाहर निकल आए। जब बटन खुल गए, उसने जल्दी से अपने हाथों से सीने को ढका ताकि नजर न पड़े। बैंग! लाइटर को अभय ने फेंके बटन ने सीधे मारा और वो फर्श पर उड़ गया। खतरा टल गया। जाहिर है, अपराधी के तौर पर अभय वीर हालदार को जाने नहीं देगा। पलक झपकते ही अभय वीर हालदार के सामने था। उसने उसके पेट में एक तेज लात मारी। उस अपराधी के सामने जो सबको मारने वाला था, अभय उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। बैंग! वीर हालदार का शरीर गलियारे में उड़ गया और दीवार से टकराया। उसने एक मुंह खून उगला और उसका शरीर फर्श पर ढह गया। इस बड़ी हलचल से प्रेसिडेंट गलियारे में दौड़ती हुई आई। उसके पीछे वाइस प्रेसिडेंट और कई अन्य विभागों के डायरेक्टर भी थे। जब उसने फर्श पर पेट्रोल देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कॉरपोरेशन की प्रेसिडेंट होने के नाते उसे अच्छे से पता था कि पेट्रोल का मतलब क्या है। उसे पता था कि एक बार जलने पर वेटिंग रूम में मौजूद हर कोई मर जाता। जो कोई उन्हें मारना चाहता था वो बहुत नीच था। यहां क्या हुआ? उसने डरते हुए अभय से पूछा। प्रेसिडेंट वीर हालदार पेट्रोल में आग लगाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे वक्त पर रोक दिया। अभय ने वीर हालदार की तरफ इशारा किया, जो अभी भी फर्श पर था। प्रेसिडेंट वीर हालदार सचमुच नीच है, हमें मारना चाहता था। पुलिस को बुलाओ, पुलिस उससे निपटे। उसने बड़ा अपराध किया है। पुलिस बुलाना उसके लिए बहुत आसान है। पहले हमें उसे पीटना चाहिए। वेटिंग रूम में मौजूद हर कोई अपनी राय जोर शोर से दे रहा था। आखिर वो सब उस कमरे में लगभग मर ही गए थे। सबके मन में गुस्सा भरा था। बैंग बैंग बैंग! सब उसके पास गए और वीर हालदार को मुक्के और लाते मारने लगे। पल भर में वो चारों तरफ से चोटिल हो गया और दर्द भरी चीखें निकालने लगा। रुक जाओ एक सेकंड, मुझे अभी कुछ सवाल पूछने हैं। अभय ने जल्द ही भीड़ को रोका और वीर हालदार की तरफ बढ़ा। वीर हालदार, जवाब दे, तूने वेटिंग रूम में आग क्यों लगानी चाहिए? अभय ने उससे सवाल किया। वीर हालदार ने अभय को देखा, फिर जियानजुन को। उसके होंठ हल्के से हिले, लेकिन अभय के सवाल पर उसने कुछ नहीं कहा। जब उसने वीर हालदार की आंखों की हरकत देखी तो उसका पीछा किया और तुरंत समझ गया। जब उसकी नजर जियानजुन पर पड़ी, उसे पता था कि वीर हालदार कंपनी का लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर था, जो बहुत अच्छा पद था। ऐसा पद जिसमें आसानी से कंपनी के पैसे हड़पे जा सकते थे, जरूरत से ज्यादा बजट दिखाकर। कंपनी में आग लगाना ऐसा काम था जिसे सिर्फ कंपनी से निकाले जाने से नहीं निपटाया जा सकता था। अगर वो पकड़ा गया तो ये जेल तक जा सकता था। अभय को एक सेकंड के लिए भी यकीन नहीं था कि वीर हालदार अपने भविष्य की परवाह नहीं करेगा और इतना बेवकूफी भरा काम करेगा। सिर्फ एक संभावना थी कि किसी ने उसे ऐसा करने को कहा था। वीर हालदार पहले से ही डायरेक्टर था। उसका पद दूसरे डायरेक्टरों में भी ऊंचा था। उसे बहुत कम लोग आदेश दे सकते थे, सिर्फ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट स्तर के लोग ही। शालिनी गुप्ता, जाहिर है, उसे कंपनी में आग लगाने का आदेश नहीं देगी। तो साफ था
कि पीछे से साजिश करने वाला वाइस प्रेसिडेंट जियान जुन था। वीर हालदार, मैं तुझसे पूछता हूं, पेट्रोल डालने का आदेश किसने दिया? अभय सिंह ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे लहजे में पूछा। वीर हालदार की चोटिल चेहरे पर आंखें इधर उधर घूमी, कभी कभी जियान जुन की तरफ देखती। वीर हालदार, मैं तुझे बता दूं, आज तूने जो किया वो यहां मौजूद आम लोगों के लिए बहुत खतरनाक था। पेट्रोल डालने की सजा बहुत सख्त है। जैसे ही पुलिस आएगी तुझे जेल भेज दिया जाएगा। यहां 45 कर्मचारी हैं। इस गंभीरता के आधार पर तुझे मौत की सजा मिलेगी। अभय ने ठंडे ढंग से मुस्कुराते हुए उसे धमकाया। जाहिर है सजा सख्त होने वाली थी, लेकिन जेल तक ही सख्त न कि मौत की सजा तक। अभय ने यह सिर्फ वीर हालदार को डराने के लिए कहा था। जैसा कि उम्मीद थी, मौत की बात सुनकर वीर हालदार डर गया। उसने जोर से चिल्लाया, मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करता हूं। यह सब मैंने वाइस प्रेसिडेंट की वजह से किया। उसने मुझे वेटिंग रूम के बाहर इंतजार करने और वहां पेट्रोल डालकर सबको जलाने को कहा। वीर हालदार, तू बकवास कर रहा है। मैंने तुझे कभी आग लगाने का आदेश कब दिया? जियान जुन ने चिल्लाकर जवाब दिया। वो खुश नहीं था। आग लगाने का आदेश देना बहुत बड़ा अपराध था। जाहिर है जियान जुन इसे कबूल नहीं करने वाला था। अगर उसने ऐसा किया तो उसे जेल जाना पड़ता। ये वो टेक्स्ट मैसेज है जो तुमने मुझे भेजा था। ये तुमने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। वीर हालदार ने अपनी जेब से फोन निकाला और हवा में लहराया। फोन देखकर जियान जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। सारी योजना के बाद वो टेक्स्ट मैसेज के बारे में भूल गया था। बात सुन लिए जाने के डर से उसने कॉल करने के बजाय टेक्स्ट मैसेज भेजे थे। उसे नहीं पता था कि ये उसे ही काटने आएगा। जियान जुन वीर हालदार की तरफ दौड़ा, उससे फोन छीनकर तोड़ना चाहता था। उसकी सुरक्षित रहने की एकमात्र उम्मीद फोन तोड़ना था, ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन जैसे ही उसने फोन पकड़ा और उसे तोड़ने के लिए हाथ उठाया, उसका दायां हाथ किसी और हाथ ने पकड़ लिया। जियान जुन ने सिर घुमाया तो देखा अभय सिंह ठीक उसके पीछे खड़ा था और उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। सबूत मिटाना चाहता है? अभय ने उससे फोन छीना और एक लात से जियान जुन को फर्श पर गिरा दिया। अभय ने फोन लिया और मैसेज स्क्रॉल किए, और जैसी उम्मीद थी उसे जियान जुन के भेजे मैसेज मिले। पेट्रोल डालने के आदेश। एक बड़ा संकट अभय की बिजली सी तेज हरकतों से बहुत अच्छे से हल हो गया। डर के बाद हर कोई अभय का बहुत आभारी था। उन्हें पता था कि अगर अभय न होता तो ये एक आपदा होती। एक साथ सबने अभय को आभार और प्रशंसा भरी नजरों से देखा। अलग अलग विभागों की महिलाओं ने अभय को चमकती आंखों से देखा। सबके चेहरों पर उसके लिए प्यार था। जल्द ही पुलिस आई और जियान जुन और वीर हालदार दोनों को हथकड़ी लगा दी। उनके आगे मुकदमा और सजा का इंतजार था। उनके चेहरों का रंग सफेद था जब उन्हें बाहर ले जाया गया। जाहिर है ऐसे घटना के बाद दोनों को उनकी नौकरियों से भी निकाल दिया गया। कंपनी ऐसे लोगों को नहीं चाहती थी। नववर्ष समारोह आखिरकार खत्म हुआ। रात के 9 बज गए थे। हालांकि अभी सिर्फ 9 बजे थे, लेकिन बाहर अंधेरा हो गया था। सर्दियों का मौसम बाहर बहुत ठंडा कर देता था। इस वक्त हल्की बर्फ भी गिर रही थी। बर्फ के फाहे धीरे धीरे फर्श की तरफ गिर रहे थे। ये साल की पहली बर्फबारी थी। हिम शिखर कॉरपोरेशन के कर्मचारी घर जाने लगे। जाते वक्त ज्यादातर बातें अभय सिंह के बारे में थी। हालांकि वो सेल्स डिपार्टमेंट का एक छोटा कर्मचारी था, लेकिन कंपनी में उसकी लोकप्रियता शालिनी गुप्ता से कम नहीं थी। शालिनी गुप्ता खुद गाड़ी चलाकर घर गई। अभय सिंह जाहिर है उसके साथ नहीं गया। लोगों को उनके रिश्ते का पता न चले, इसके लिए उसने टैक्सी ली। विला नंबर 13। ड्राइंग रूम के अंदर शालिनी ने सफेद नाइटवेयर पहना था। उसकी काया सफेद कपड़ों के साथ और भी नाजुक लग रही थी। उसका शरीर और लाल चेहरा अभय को उससे नजरें हटाने नहीं दे रहा था। प्यारे, आज के लिए शुक्रिया, शालिनी ने शर्माते हुए
अभय को मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। अभय ने न सिर्फ कंपनी को बचाया बल्कि उसे एक गाना भी समर्पित किया। गाने के बोल एक मर्द के औरत के लिए अटूट प्यार के बारे में थे, जिसने शालिनी को छू लिया था। बीवी, धन्यवाद की जरूरत नहीं। मुझे इनाम चाहिए। क्या इनाम चाहिए? मुझे एक चुम्मी चाहिए, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। कहावत है, लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारो। एक ही दिन में उसने बहुत कुछ किया था, जिससे उसे उसकी कृतज्ञता महसूस हुई। ये सबसे अच्छा वक्त था ऐसी चीजें मांगने का जो आम तौर पर नहीं होती। वरना अगर वो इंतजार करता जब तक शालिनी फिर से बर्फ की रानी बन जाती तो उससे चुम्मी जैसी चीजें मांगना मुश्किल हो जाता। उसकी मांग सुनकर उसके चेहरे पर असहजता दिखी। शालिनी को थोड़ा जर्मफोबिया था। वो बचपन से लोगों को छूने से नफरत करती थी। उसे मर्दों से ज्यादा संपर्क पसंद नहीं था, इसलिए उसका व्यक्तित्व ठंडा था। इस वक्त उसका पति उसे चूमना चाहता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जवाब कैसे दे। लेकिन उसने आज उसके लिए इतना किया था, वो सीधे मना भी नहीं कर सकती थी। मेरा पति मुझे चूमना चाहता है, मैं क्या करूं? उसका चेहरा और लाल हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी बीवी, मैं आ रहा हूं। अभय ने शरारती मुस्कान दी और उसके कमर को अपनी बाहों में लिया। उसने उसे फ्रेंच चुम्मी दी, जो फ्रेंच जोड़ों के बीच सबसे रोमांटिक चीज होती है। वो बुरा लड़का धमकाने वाला। शालिनी का शरीर हल्के से कांपा। वो शर्मा रही थी और उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। अभय की मर्दाना मौजूदगी में डूबते हुए उसने खुद को छोड़ दिया। फ्रेंच चुम्मी आधे घंटे तक चली। उसके बाद उसके होंठ पूरी तरह लाल हो गए। गंदा उसकी शर्मिंदगी कम नहीं हुई और उसने शर्मिंदगी भरे गुस्से से कहा, छोटी शालिनी, वो तुम्हारी पहली चुम्मी थी। 24 साल तक संभाली और अब चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या महसूस करे। उसके लिए हालांकि वो सतह पर इसे नकारती थी, गुप्त रूप से उसे सचमुच मजा आया था। प्यारी, एक और चाहिए? उसके फूले होंठ देखकर उसने अपने होंठ चटकाए, एक और चुम्मी चाहते हुए। नहीं, मेरे होंठ सूज गए हैं, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूं। शालिनी ने अपना छोटा सिर टांगों के बीच छुपा लिया। बहुत शर्मिंदगी की वजह से सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। हिमशिखर कॉरपोरेशन की प्रेसिडेंट उसका नाजुक कमजोर पक्ष देखकर पूर्वांचल शहर के किसी भी मर्द का दिल टूट जाता। शालिनी के हल्के सूजे होंठ देखकर अभय उसे और जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। आखिर उसने उसकी पहली चुम्मी जो ले ली थी, ये उसके पूरे दिल को पाने की ओर एक कदम था। उसे यकीन था कि अपनी मेहनत से जल्द ही वो आखिर तक पहुंच जाएंगे। प्यारे, मुझे अब आराम करना है, उसने शर्माते हुए कहा और दूसरी मंजिल की तरफ दौड़ गई। उसका दिल धड़क रहा था। मैं तेरा पति हूं, कोई बुरा भेड़िया नहीं। डरने की क्या बात है? अभय ने मुस्कुराते हुए शालिनी को देखा जो भाग गई। जाहिर है उसे पता था कि ये उसकी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की वजह से था। आखिर उसकी पहली चुम्मी जो थी। अगले दिन मौसम उदास था। पूरी रात बर्फबारी हुई थी और जमीन सफेद चादर से ढक गई थी। पेड़ों, घरों और सड़कों पर बर्फ थी। पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। अभय सिन्हा बहुत सुबह उठा। नहा धोकर और नाश्ता करने के बाद वो काम पर जाने की तैयारी करने लगा। हालांकि वो जल्दी उठा था, लेकिन शालिनी गुप्ता उससे पहले उठ चुकी थी और काम पर जा चुकी थी। रिंग जैसे ही अभय बाहर निकलने को तैयार था, उसका फोन बजा। उसने फोन निकाला और देखा कि ये रूपा सिन्हा का था। गंदीदी, क्या हुआ? उसने फोन उठाकर कहा। आज काम पर मत जा, मेरे साथ पहाड़ी पर चल, रूपा सिन्हा की आवाज फोन से सुनाई दी। ठीक है, मैं काम से एक दिन की छुट्टी ले लूंगा। अभय ने सिर हिलाया और रूपा सिन्हा की मांग मान ली। वो उसे मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अभी उसके साथ रात बिताई थी। चूंकि वो बर्फ देखना चाहती थी, तो उसे जाहिर है साथ देना था। अभय ने श्यामली वर्मा को फोन किया और कहा कि आज वो बीमार है, इसलिए छुट्टी चाहिए।
श्यामली वर्मा ने अभय के बीमार होने की बात सुनकर चिंता जताई। उसने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, लेकिन अभय ने सवालों को टाल दिया। फिर अभय विला नंबर 14 की तरफ बढ़ा, जहां रूपा सिन्हा उसका इंतजार कर रही थी। चूंकि बर्फबारी हुई थी और मौसम ठंडा था, रूपा सिन्हा ने सफेद डाउन जैकेट पहनी थी। उसका मोहक चेहरा गुलाब की तरह था और उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद। उसकी आंखें पानी की झीलों की तरह थी और सितारों की तरह चमक रही थी। उसकी काया विलो की तरह पतली थी। वो सर्दियों की परी की तरह थी, मोहक, सुंदर और आकर्षक। चाहे कोई भी वक्त या मौका हो, वो हमेशा अपनी अनोखी मौजूदगी बिखेरती थी। ये मोहक मौजूदगी रूपा सिन्हा की खासियत थी। ये एक शानदार मोहक सुंदरता थी। अभय पहली नजर में रूपा सिन्हा से मंत्रमुग्ध हो गया। रूपा सिन्हा हमेशा खूबसूरत थी, लेकिन उसके पोषण के बाद वो और भी सुंदर हो गई थी। उसमें एक नई परिपक्व आकर्षण था। गंदीदी, आप आज बहुत सुंदर लग रही है, अभय ने गर्म नजरों से तारीफ की। मुझे गंदीदी मत कहो, फिर क्या कहूं? मुझे रूपा कहो, रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। उसने अभय से रूपा कहलवाया, क्योंकि रूपा गंदीदी से ज्यादा अंतरंग था। सिर्फ जोड़े ही एक दूसरे को ऐसे अंतरंग नामों से बुलाते हैं। रूपा, आप आज कहाँ जाना चाहती है? अभय ने हल्के से पूछा और रूपा सिन्हा का हाथ पकड़ लिया। चलो ग्रीन पीक माउंटेन चलते हैं। पहले तो रूपा को अभय का हाथ पकड़ना अजीब लगा, लेकिन जब उसे ख्याल आया कि उसने पहले ही उसका शरीर ले लिया था, तो हाथ पकड़ना भी सामान्य लगा। ठीक है, चलो ग्रीन पीक माउंटेन चलते हैं, अभय ने हल्के से मुस्कुराया और रूपा सिन्हा का छोटा हाथ पकड़कर बाहर चला। अभय ने गाड़ी चलाई और रूपा सिन्हा पैसेंजर सीट पर बैठी। मासेराती गरजती हुई ग्रीन पीक माउंटेन की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर में वो ग्रीन पीक माउंटेन पहुंच गए, जो एक सुंदर पर्यटन क्षेत्र में था। आज मौसम की पहली बर्फ थी। पूरा क्षेत्र सफेद रंग से ढका था, यहां तक कि ग्रीन पीक माउंटेन भी सफेद था। बहुत सारे पर्यटक बर्फ देखने ग्रीन पीक माउंटेन आए थे। पहाड़ की चोटी तक का रास्ता एक संकरा ट्रेल था। बर्फ की वजह से ट्रेल फिसलन भरा था, इसलिए हाइकर्स धीरे धीरे चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। यहां बहुत सारे लोग हैं, रूपा सिन्हा ने भीड़ देखकर कहा। आज मौसम की पहली बर्फ है, जाहिर है बहुत सारे लोग बर्फ देखने आए होंगे, अभय ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। दोनों बातें करते हुए चोटी की तरफ बढ़े। संकरे ट्रेल पर बहुत लोग थे, तो सब धीरे धीरे चल रहे थे। अभय ने रूपा सिन्हा का छोटा हाथ पकड़ा और उसे गर्मी दी। आसपास के लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हुए और गर्म नजरों से उसे देखने लगे। बहुत सारी महिला हाइकर्स थी, लेकिन रूपा सिन्हा निश्चित रूप से उनमें सबसे सुंदर थी। उसकी मोहक और खूबसूरत मौजूदगी हर किसी की नजर खींच रही थी। पहाड़ के आधे रास्ते पर एक मंडप था। वहां पर्यटकों के आराम के लिए 4 पंक्तियों में कुर्सियां थी। अभय ने रूपा सिन्हा का हाथ पकड़ा और आखिरी पंक्ति की कुर्सियों पर बैठ गया। रूपा, तेरी भौहें सिकुड़ी है और तू उदास लग रही है, क्या कोई बात है? अभय ने रूपा सिन्हा का छोटा हाथ सहलाते हुए पूछा। रूपा सिन्हा का चेहरा शर्मिंदा हो गया। उसका छोटा हाथ खुजलाने लगा। उसने अभय को शरारती ढंग से घूरा और कहा, नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है रूपा, अगर तेरे मन में कुछ है तो मैं जरूर उसे हल करूंगा। अभय ने रूपा सिन्हा का ठंडा हाथ पकड़ा और धीरे धीरे रगड़ा। वो वुल्फ किंग था और अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 राजा। ऐसा कुछ नहीं था जो वो हल न कर सके। फिक्र मत कर, मेरे पास कोई परेशानी नहीं है, रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोली नहीं। रूपा सिन्हा इस बात से परेशान थी कि उसके पिता उसे एक मर्द से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। 1 महीने में उसे पूर्वांचल शहर छोड़कर नवद्वीप में श्याम वशिष्ठ से शादी करनी थी। जाहिर है रूपा सिन्हा अपनी श्याम वशिष्ठ से शादी की बात अभय से कभी नहीं कहेगी। वो बस इस आखिरी महीने को अभय के साथ बिताना चाहती थी। वो उसके साथ रिश्ते में रहना चाहती थी
और शानदार यादें बनाना चाहती थी। अचानक दो पीले बालों वाले गुंडे मंडप पर आए और पीछे की तरफ बढ़े। कितनी सुंदर औरत! बाएं तरफ का लंबा गुंडा अचानक रुक गया और रूपा सिन्हा को गौर से देखने लगा। उसने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर औरत कभी नहीं देखी थी। वो टीवी की सेलिब्रिटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। भाई अंडा, ये औरत बहुत हॉट है, क्यों ना इसके साथ खेले? बाई तरफ का पतला गुंडा लंबे गुंडे से बोला। पतला, बिल्कुल इसके साथ खेलना है, मैं चाहता हूं ये मेरा चूसे। लंबा गुंडा शरारती ढंग से हंसा। उनके सामने वाली औरत उसने अब तक की सबसे सुंदर औरत थी। जाहिर है उन्हें इसके साथ खेलना था। वो हिलता हुआ रूपा सिन्हा की तरफ बढ़ा। दोस्त हट जा, लंबा गुंडा बोला और अभय के सामने आ गया। उसकी आवाज बहुत घमंडी और आदेश देने वाली थी। अभय ने पलटकर लंबे गुंडे को देखा। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में नाराजगी की चमक दिखी। उसने कहा, यहां कोई खाली सीट नहीं है, तुम कहीं और क्यों नहीं जाते? दोस्त, जाहिर है यहां कोई खाली सीट नहीं है, इसलिए मैंने तुझसे कहा कि हट जा और मेरे लिए जगह बना। लंबा गुंडा अभय से नाखुश होकर नीचे देखते हुए बोला। ये लड़का कितना बेवकूफ था। क्या इसे नहीं दिख रहा कि मैं गुंडा हूं? आम लोग गुंडे को देखकर डरते नहीं है क्या? अरे तू अंधा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा कि यहां जगह ही नहीं है? अभय सिंह ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, जो अब और गहरा हो गया था। जो भी वुल्फ किंग को जानता था वो समझता था कि जब अभय का ऐसा मूड होता है तो मतलब वो गुस्से में है और अब कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे पता है यहां जगह नहीं है, इसलिए ही कहा कि हट जा। इंसानी ज़बान समझ नहीं आती क्या? मान या न मान, अभी तेरी पिटाई कर दूंगा। लंबा गुंडा अपनी दाई मुट्ठी उठाकर बोला। चेहरा धमकी से भरा था। पिटाई करेगा? तू जो एक कमजोर मुर्गा है, मेरे को पीटेगा? जा, अपनी मां के पेट में वापस घुस और कुछ साल प्रैक्टिस करके आ। अभय ने लंबे गुंडे को तिरस्कार भरी नजर से देखा। मुंह पर हल्की हंसी थी। भाई अंडा, इसने तुझे कमजोर मुर्गा बोला। पतला गुंडा लंबे गुंडे से फुसफुसाया। चुप कर भाई, सुना मैंने, तुझे बोलने की क्या जरूरत? लंबे गुंडे ने हाथ बढ़ाकर पतले के सिर पर एक चपत लगाई और चुप रहने का इशारा किया। अभय ने उसे डांटकर पहले ही उसकी बेइज्जती कर दी थी और अब पतले ने फिर से मुंह खोलकर उसकी इज्जत और डुबो दी। वो पतले को हल्के गुस्से से घूरने लगा। ए लड़के, तू बहुत उछल रहा है। ग्रीन पीक माउंटेन में मेरे नाम की पूछताछ कर ले। मेरे भाई का नाम देखते ही सब झुक जाते हैं। लंबा गुंडा अभय की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें ठंडी चमक बिखेर रही थी। भाई अंडा, तू अंडा है क्या? मुर्गी का, बत्तख का या फिर कुत्ते का? अभय ने मजाकिया अंदाज में तंज कसा। मुंह पर हल्की स्माइल थी। कमबख्त, तू तो मरने की राह पर है। अभय के उसे अंडा, बत्तख का अंडा या कुत्ते का अंडा कहने पर लंबा गुंडा पूरी तरह भड़क गया। हां, लंबे गुंडे ने हल्की चीख मारी। अपनी दाई मुट्ठी कसी, हवा में एक आर्क बनाया और अभय के सिर पर जोर से मारा। स्पीड बहुत स्लो है भाई। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना दाया हाथ बिजली की तेजी से बढ़ाया और लंबे गुंडे की मुट्ठी पकड़ ली। चाहे वो कितना भी जोर लगाए, वो टस से मस न हुआ। छोड़ दे कमबख्त, मुझे छोड़। लंबा गुंडा उदास चेहरे के साथ चिल्लाया। उसका टोन काफी रूखा था। चटाक, अभय ने अपना दाया हाथ छोड़ा और लंबे गुंडे के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ से उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ हो गया, मानो अभी अभी भट्टी से निकला बुन हो। मैंने कहा था न कि तू कमजोर है, फिर भी यकीन नहीं हुआ। अब तो मान गया ना? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए तिरस्कार भरे अंदाज में कहा। पतला, साथ में चल, इसकी धुनाई कर। लंबा गुंडा अपने सूजे चेहरे को पकड़े हुए गुस्से से बोला। उसे पता था कि अकेला वो अभय का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसने पतले गुंडे को साथ में हमला करने को कहा। लंबा और पतला गुंडा दोनों गुस्से से चिल्लाए।
अपनी मुट्ठियां हिलाई और अभय पर फेंक दी। पफ पफ। अभय ने अपना दाया पैर बिजली की तरह बाहर निकाला। दोनों के पेट पर बेरमी से लात मारी। वो दूर उड़ गए और जमीन पर भारी पड़ गए। उनकी नाक और चेहरा सूज गया। मैंने कहा था न कि तुम कमजोर हो। अब यकीन हुआ? अभय दोनों गुंडों के पास आया, अपने पैर उनकी पीठ पर रखे और ठंडी आवाज में पूछा, हाँ भाई, यकीन हो गया? हम कमजोर मुर्गे हैं। प्लीज हमें छोड़ दो। लंबा और पतला गुंडा जमीन पर लेटे हुए रहम की भीख मांग रहे थे। उनके शरीर में तेज दर्द था। मुझे दोबारा दिखाई मत देना, वरना हर बार पीटेगा। निकल यहां से, अभय ने ठंडे लहजे में कहा और अपने पैर उनकी पीठ से हटा लिए। निकलते हैं, अभी निकलते हैं। लंबा गुंडा उठा, पतले के सहारे, और लंगड़ाते हुए दूर की तरफ बढ़ गया। दूर एक कोने में पहुंचकर लंबे गुंडे का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, इस कुत्ते कुतिया की जोड़ी को मैं जरूर मजा चखाऊंगा। भाई अंडा, वो लड़का अभी बहुत तगड़ा था। हम दो उसके सामने शायद टिक न पाए। पतला गुंडा दर्द से मुंह बनाते हुए बोला, वो तगड़ा है, लेकिन ये मत भूल कि हमारे पहाड़ की चोटी पर दर्जनों लोग हैं। जब वो चोटी पर पहुंचे तो भाई बाओ से उसे सबक सिखाने को कहेंगे। लंबा गुंडा ठंडी मुस्कान के साथ बोला, हां, भाई बाओ को बुलाए। भाई बाओ ताइक्वांडो मास्टर है, वो इस लड़के को जरूर ढेर कर देंगे। पतला गुंडा सहमत हुआ। उसे भाई बाओ की ताकत पर पूरा भरोसा था। भाई अंडा, जब ये ब्यूटी चोटी पर पहुंचे तो क्या हम अभी भी करेंगे? पतले गुंडे ने पूछा। अरे बेवकूफ, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले भाई बाओ करेंगे। भाई बाओ के बाद हम दोनों करेंगे, और साथ में करेंगे, ताकि इसे इतना मजा आए कि ये खुशी से मर जाए। लंबा गुंडा गंदी हंसी के साथ बोला, तू अभी कमाल था। दोनों कमबख्तों को एक झटके में उड़ा दिया। रूपा सिन्हा ने अभय से कहा। उसके मोहक चेहरे पर तारीफ की चमक थी। उसे पता था कि वो दोनों गुंडे उसे तंग करने आए थे। अच्छा हुआ अभय ने उन्हें भगा दिया, वरना कुछ बवाल हो जाता। रूपा को लगा कि अभय सिर्फ सिन्हा परिवार का वारिस नहीं है। एक वारिस के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है, और वो पत्थर में इंपीरियल ग्रीन कैसे देख सकता है? कुल मिलाकर अभय के अंदर रहस्य की परतें छुपी है, जो रूपा को उसकी गहराई में उतरने के लिए ललचाती है। जब कोई लड़की किसी लड़के के बारे में क्यूरियस होती है, तभी वो उसके लिए गिरती है। अरे बिल्कुल, दो कमजोर मुर्गे मेरे से कैसे भिड़ सकते हैं? जो अंडरवर्ल्ड का सबसे तगड़ा बंदा है, अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए गर्व से कहा। तू बहुत नार्सिसिस्ट है यार। रूपा ने उसे मोहक ढंग से घूरा। आह, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। रूपा ने अचानक अपने पेट को पकड़ा। उसके मोहक चेहरे पर दर्द की लकीरें थी। रूपा, तुझे क्या हो गया? अभय का चेहरा बदलते ही चिंता से पूछा। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जैसे सुई चुभ रही हो। रूपा का शरीर गेंद की तरह सिकुड़ गया और उसके माथे से मूंगफली जितने पसीने की बूंदें फिसलने लगी। रूपा, कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? अभय ने मजाक में कहा। तू प्रेग्नेंट है? परसों की बात से मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूं? रूपा ने अभय को सख्त नजरों से देखा और थोड़े गुस्से में बोली, ये कमबख्त लड़का जिसने अभी उसकी मासूमियत छीनी, अब कह रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। सचमुच परेशान करने वाला, पर साथ में थोड़ा क्यूट भी। अच्छा ठीक है, तू प्रेग्नेंट नहीं है, तुझे पीरियड्स का दर्द है। चेहरा पीला पड़ गया है, ठंडा पसीना आ रहा है। ये सब डिस्मेनोरिया के सिम्पटम्स है। अभय ने रूपा के चेहरे को गौर से देखा और बोला, इस ब्यूटी को डिस्मेनोरिया है, मैं इसे ठीक करने में मदद कर सकता हूं। अचानक एक चश्माधारी लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, तू कौन है भाई? मैं तुझे जानता हूं क्या? इस चश्मे वाले को देखकर अभय का मूड ऑफ हो गया। मैं यांग जियान वेई हूं, ट्रेडिशनल आयुर्वेद हॉस्पिटल का इंटर्निस्ट। इस ब्यूटी के सिम्पटम्स बहुत क्लियर है। ये टिपिकल डिस्मेनोरिया है। मुझे मसाज करने दो। यांग जियान वेई ने सही बातें कही, पर मन ही मन खुश था।
ये ब्यूटी इतनी हॉट है, उसने इसे मंडप में घुसते ही नोटिस कर लिया था। लेकिन अफसोस, अभय उस ब्यूटी के पास बैठा था, उसे चांस ही नहीं मिला। अब ये ब्यूटी बीमार है, उसका मौका आ गया। यांग जियानवेई का दिल जोरों से धड़क रहा था। आयुर्वेद में एक्यूपंक्चर, दवाएं, मसाज, कपिंग और स्क्रैपिंग होती है। यांग जियानवेई मसाज में माहिर था, क्योंकि मसाज में लड़कियों के शरीर को छूना पड़ता है। वो खुलेआम उनका फायदा उठा सकता था। यांग जियानवेई? कभी सुना नहीं। निकल यहां से, अभय सिंह ने हाथ हिलाकर उस लड़के को भगाने को कहा। ये कमबख्त सचमुच पिटाई का हकदार था। वो रूपा सिन्हा को मसाज देना चाहता था। अगर इसने रूपा को मसाज देने की हिम्मत की तो अभय इसके हाथ काट डालता। रूपा सिन्हा अभय की औरत थी, उसे सिर्फ वही छू सकता था, कोई और उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। भाई, मैं सेंट्रल हॉस्पिटल का इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर हूं। मेरी स्किल्स टॉप लेवल की है, मुझ पर भरोसा करो। अगर मैं इस ब्यूटी को मसाज दूं तो इसका दर्द चंद मिनटों में गायब हो जाएगा। यांग जियानवे ने सही ही बात कही, लेकिन अंदर से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सामने वाली ब्यूटी बहुत हॉट थी। उसका चेहरा मोहक था, त्वचा बर्फ जैसी सफेद और आंखें पानी की झीलों की तरह। उसमें एक परिपक्व और सेक्सी वाइब थी। हर मर्द को खूबसूरत औरतें पसंद होती है। यांग जियानवेई भी इसका अपवाद नहीं था। उसका फेवरेट टाइप ऐसी ही मोहक औरतें थी। सच कहें तो यांग जियानवे मंडप में घुसते ही रूपा सिन्हा से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने अनगिनत औरतें देखी थी, लेकिन सामने वाली मोहक ब्यूटी अब तक की सबसे खूबसूरत थी। रूपा सिन्हा को देखते ही यांग जियानवे मौका ढूंढ रहा था कि उससे बात शुरू करे, लेकिन अभय हमेशा उसके पास था तो उसे चांस नहीं मिला। लेकिन अब यांग जियानवे को लगा कि उसका मौका आ गया है। वो सेंट्रल हॉस्पिटल का इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर था। अगर वो इस हॉट ब्यूटी को ठीक कर देता तो वो उसकी शुक्रगुजार होती और अपना नंबर दे देती। फिर दोनों अक्सर कांटेक्ट में रह सकते थे, शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बन जाते। यांग जियानवे पहले से ही डेड्रीमिंग शुरू कर चुका था। मैं इसका पेट दर्द ठीक कर दूंगा, यहां तेरी जरूरत नहीं, निकल ले। अभय का सब्र अब जवाब दे चुका था और उसने सामने वाले को सीधे भगाने को कहा। तुझे पता भी है कि इस ब्यूटी को क्या हुआ है? तू कौन होता है इसे ठीक करने वाला? यांग जियानवे ने ठंडी हंसी के साथ तिरस्कार से कहा। उसकी नजर में सामने वाला लड़का बस बड़बोलापन कर रहा था और कोई मेडिकल स्किल नहीं थी। बस ढोंग कर रहा था कि वो कुछ जानता है। इसे मासिक दर्द हो रहा है, चेहरा पीला है, ठंडा पसीना आ रहा है। मैं इसे ठीक कर सकता हूं और मुझे तेरी जरूरत नहीं। चल निकल। अभय ने यांग जियानवेई को ठंडी नजरों से घूरा। उससे एक डरावना वाइब निकल रहा था, जिससे यांग जियानवेई डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। सामने वाले लड़के की नजर बहुत खौफनाक थी। यांग जियानवेई का दिल धड़कन छोड़ गया और डर से भर गया। अभय की आंखों में कातिलाना इरादा उसे डरा रहा था। रूपा, मैं तुझे मसाज देता हूं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अभय ने यांग जियानवेई को नजरअंदाज किया और रूपा सिन्हा के हैगू पॉइंट, ताइचोंग पॉइंट, आहाशी पॉइंट और 3 यिंजियाओ पॉइंट पर मसाज शुरू की। अभय की मसाज के साथ रूपा सिन्हा को अपने शरीर में गर्माहट का एक बहाव महसूस हुआ। उसके पेट का दर्द तेजी से गायब हो गया। 2 मिनट बाद रूपा सिन्हा की पीली त्वचा फिर से चमकदार हो गई। उसके पेट का दर्द पूरी तरह चला गया था। तू बहुत तगड़ा है यार, मेरा पेट दर्द गायब हो गया, रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से अभय को थम्सअप देते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभय की मसाज इतनी असरदार होगी। उसने चंद मिनटों में उसके मासिक दर्द को ठीक कर दिया। पहले उसका मासिक दर्द हमेशा लंबे वक्त तक रहता था। अच्छा है कि तू अब ठीक है, आगे से ठंडा खाना मत खाना। सुबह तूने कोई चिल डिश खाई होगी ना? अभय ने उसका छोटा हाथ रगड़ते हुए पूछा। हाँ, रूपा सिन्हा ने सिर हिलाकर दिखाया कि उसे समझ आ गया। उसने सुबह ठंडा खाना खाया था और रात को ठीक से सोई नहीं थी,
जिससे उसका मासिक दर्द शुरू हो गया था। इस लड़के में सचमुच मेडिकल स्किल्स है। यांग जियानवे को यकीन नहीं हो रहा था कि अभय ने अपनी मसाज से उस ब्यूटी को ठीक कर दिया। अगर वो खुद उस ब्यूटी को मसाज देता तो दर्द कम होने में 10 मिनट से ज्यादा लगते, लेकिन सामने वाले लड़के ने सिर्फ 2 मिनट में उसे ठीक कर दिया। ये उसे उदास कर रहा था। इस लड़के की मेडिकल स्किल्स बहुत जबरदस्त है। सिर्फ मसाज से उसने ब्यूटी का दर्द ठीक कर दिया। हाँ, कमाल है। मेरा कंधा दुख रहा है, पता नहीं वो इसे ठीक कर सकता है कि नहीं। क्यों ना उस लड़के से मदद मांग ले। ठीक है, ट्राई करती हूं। एक 50 साल की औरत अभय की तरफ बढ़ी और बोली, बेटा, तेरी गर्लफ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल है। मेरा कंधा दुख रहा है, क्या तू इसे ठीक कर सकता है? औरत की जुबान बहुत मीठी थी। उसने बोलते ही अभय की गर्लफ्रेंड की तारीफ कर दी। सच कहें तो पहले अभय उसकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने रूपा सिन्हा को उसकी गर्लफ्रेंड कहा तो उसने मदद करने का फैसला किया। कहावत है, एक अच्छा शब्द पैसों की तरह काम करता है। मीठी जुबान वालों को फायदा मिलता है। आंटी, आपको रोमांटिक कंधे का दर्द है। मौसम ठंडा होने की वजह से आपका कंधा दुख रहा है। मैं इसे मसाज करके ठीक कर दूंगा। अभय ने अपनी हथेली आंटी के कंधे पर रखी। फिर उसने प्रेशर पॉइंट्स को मसाज करके रास्ते खोले। आंटी को अपने कंधे में गर्मी और आराम महसूस हुआ। ऐसा आराम उसे पहले कभी नहीं मिला था। थोड़ी देर बाद उसके कंधे का दर्द गायब हो गया। बेटा, तू तो जादुई डॉक्टर है। मेरा कंधा अब दुख नहीं रहा। आंटी ने अभय को आभार के साथ धन्यवाद दिया। मंडप में मौजूद लोगों ने देखा कि आंटी का कंधे का दर्द ठीक हो गया तो सब उत्साहित हो गए। जिन्हें छोटी मोटी तकलीफ थी वो सब अभय की तरफ बढ़े और मदद मांगने लगे। अभय ने सबकी मसाज की और उनके दर्द ठीक कर दिए। उसे फिर से तारीफों का दौर मिला। यांग जियानवे को गुस्सा और कड़वाहट हुई जब उसने देखा कि मंडप के लोग अभय से ठीक हो गए। उसे पता था कि सामने वाला लड़का उससे भी ज्यादा इलाज में माहिर है। यहां रुककर वो बस अपनी बेइज्जती करवाता। तू बहुत स्किल्ड है यार। रूपा सिन्हा ने कई लोगों को अभय से ठीक होते देख तारीफ की। बस ठीक ठाक हूं, दुनिया में नंबर 1, अभय ने आत्ममुग्ध ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। तू बहुत नार्सिसिस्ट है भाई। रूपा सिन्हा ने अभय को शरारती ढंग से घूरा। उसका यकीन नहीं हो रहा था। दुनिया में लाखों डॉक्टर हैं, अनगिनत एक्सपर्ट्स हैं। अभय नंबर 1 कैसे हो सकता है? न रूपा सिन्हा को न आसपास के लोगों को अभय की बात पर यकीन हुआ। मुझे एहसास हुआ कि तुझमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। मेडिकल स्किल्स के अलावा और क्या क्या जानता है? रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराते हुए अभय से पूछा। जितना वो अभय के साथ वक्त बिताती थी उतना ही उसे लगता था कि वो असाधारण है। इस मर्द में ढेर सारे राज थे जो उसे आकर्षित करते थे और उसकी खोज करने की चाहत बढ़ाते थे। रूपा, सुन, मेडिकल स्किल्स और एंटीक्स के अलावा मैं प्लेन उड़ाना और टैंक चलाना भी जानता हूं। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं ऑलराउंडर हूं, प्लेन उड़ाना, टैंक चलाना। झूठ मत बोल यार। रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। उसे यकीन नहीं था कि अभय सचमुच प्लेन उड़ा सकता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि उसके शब्द सच है। रूपा, चल चोटी की तरफ बढ़ते हैं। अभय सिंह ने हल्के से मुस्कुराया और रूपा सिन्हा का गुलाबी हाथ पकड़कर पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। रूपा के छोटे हाथ नरम और कोमल थे, छूने में बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे कोई हाई क्वालिटी जेड हो। आज आने का मेन पर्पस बर्फ देखना था और चोटी पर बर्फ का नजारा जाहिर है सबसे ब्यूटीफुल होता। चोटी की तरफ जितना ऊपर चढ़ते गए तापमान उतना कम होता गया। रूपा सिन्हा का मोहक चेहरा और गुलाबी हाथ ठंड से लाल हो गए थे और उसकी छोटी नाक चेरी की तरह लग रही थी, बहुत क्यूट थी। अभय ने रूपा का छोटा हाथ पकड़ा और लगातार रगड़ता रहा ताकि उसे गर्मी मिले। धीरे धीरे रूपा के छोटे हाथ गर्म हो गए और दोनों हाथ में हाथ डाले चोटी की तरफ बढ़े। आधे घंटे बाद दोनों आखिरकार चोटी पर पहुंच गए। चोटी एक दर्जनों स्क्वायर मीटर की चट्टान थी। चोटी पर खड़े होकर पूरे पूर्वांचल शहर का खूबसूरत नजारा दिख रहा था,
जो सफेद बर्फ से ढका था। रूपा तू बहुत ब्यूटीफुल है, अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए पास खड़ी रूपा सिन्हा से कहा। जब मैं इतनी ब्यूटीफुल हूं तो मुझे 1 महीने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया जैसे सैकड़ों फूल खिल गए हो। बहुत आकर्षक थी। अभय की आंखें सीधे उस पर टिक गई। क्या 1 महीने की गर्लफ्रेंड? अभय का चेहरा चमक उठा और उसकी आंखों में हैरानी की चमक थी। रूपा 1 महीना बहुत कम है, थोड़ा टाइम और बढ़ा दे। अभय ने उसका छोटा हाथ पकड़ते हुए हंसकर कहा। नहीं, बस 1 महीना ही। इस महीने में मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हूं। रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया और धीरे से बोली। सच तो यह था कि वो हमेशा के लिए अभय की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, या शायद उससे शादी भी, लेकिन उसे पता था कि ये मुमकिन नहीं है। 1 महीने बाद उसे पूर्वांचल शहर छोड़ना था, नवद्वीप लौटना था और श्याम वशिष्ठ से शादी करनी थी, जिसे वो पसंद नहीं करती थी। जब तू अब मेरी गर्लफ्रेंड है तो क्या मुझे कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए? क्या बेनिफिट्स चाहिए? जाहिर है एक चुम्मी। रूपा सिन्हा ने आंखें घुमाई और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। लेकिन अब वो चोटी पर थे और आसपास कुछ लोग देख रहे थे, तो उसे सचमुच अभय के उसे चूमने में शर्मिंदगी हो रही थी। चटाक। अभय ने रूपा सिन्हा की छोटी कमर को गले लगाया और चूम लिया। वो मीठा और आरामदायक था। उसने जोर लगाकर चूम लिया। एक कराह के साथ रूपा सिन्हा अभय की बाहों में ढह गई। उसका मोहक चेहरा रेड वाइन की तरह लाल हो गया। वो धीरे धीरे उसमें डूब गई। उसका सिर चकराने लगा और शरीर कमजोर हो गया। कमबख्त दिन दहाड़े प्यार दिखा रहे हैं। हमें सिंगल लोगों को जीने दोगे कि नहीं? सही कहा, इतने लोग देख रहे हैं, शर्म नहीं आती? प्यार दिखाओ, जल्दी मरो। मुझे 10,000 पॉइंट्स का डैमेज हुआ। चोटी पर मौजूद लोग ढेर सारी बातें करने लगे। अभय और रूपा सिन्हा को देखते हुए जलन से भरे थे। उनके शब्दों में खटास थी। सच तो ये था कि ये लोग भी चूमना चाहते थे, मगर उनके पास ऐसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड नहीं थी। बहुत मीठा था, मैं इसके लिए 5 पॉइंट रेटिंग दूंगा। अभय के मुंह में अभी भी मिठास की हल्की झलक थी। उसने रूपा सिन्हा के छोटे मुंह को 5 पॉइंट्स दिए। क्या 5 पॉइंट रेटिंग? तू मुझे कोई ऑनलाइन मॉल का सामान समझता है? रूपा सिन्हा की खूबसूरत आंखों ने उसे घूरा और अभय की रेटिंग पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। जब दोनों जोरशोर से चूम रहे थे, अचानक चोटी से दर्जनों गुंडे ऊपर चढ़ाए। इन गुंडों के बाल पीले थे, हाथों के पीछे टैटू थे, कानों में बाली थी और कपड़े अजीब थे। दर्जनों गुंडों ने एक घेरा बनाया, अभय और रूपा सिन्हा को चारों तरफ से घेर लिया। अगुआ गुंडा 1.8 मीटर लंबा था, पीले बालों वाला। उसकी मसल्स फूली हुई थी और शरीर में ताकत भरी थी। उसका नाम लियू चेन्यू था और वो टूरिस्ट एरिया का बॉस था। वो प्रोटेक्शन फीस वसूल करके, टूरिस्ट को ब्लैकमेल करके और लोगों को पीटकर पैसे कमाता था। लियू चेन्यू के पास लंबा गुंडा और पतला गुंडा खड़े थे। ये वही गुंडे थे जिन्हें अभय ने पहले नीचे गिराया था और इन्हीं ने इन दर्जनों लोगों को बुलाया था। इन दर्जनों गुंडों को देखकर आसपास के बाकी टूरिस्ट के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने अपनी चीजें समेटी और जल्दी जल्दी पहाड़ से नीचे भागे। वो इन गुंडों से पंगा नहीं ले सकते थे। यू भाई, उस ब्यूटी को देखो। लंबे गुंडे ने रूपा सिन्हा की तरफ इशारा किया और अगुआ गुंडे से बोला। उसे पता था कि वो अभय का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो रूपा सिन्हा को चाहता था, तो उसने इस गुंडों के ग्रुप को बुलाया यू भाई को। लियू चेन्यू ने अपनी नजरें रूपा सिन्हा पर डाली और सिर्फ एक नजर में वो भौचक्का रह गया। भाई साहब की तरह दिखने लगा। ये ब्यूटी बहुत खूबसूरत थी। उसका चेहरा मोहक था, जैसे नाजुक गुलाब हो। त्वचा सफेद थी, जैसे पहाड़ की बर्फ। आंखें पानी की तरह थी, जैसे आसमान के सितारे। और उसकी काया तो बहुत ही शानदार और नाजुक थी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। लियू चेन्यू की लार तक टपकने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी। वो इतने लंबे वक्त से इस टूरिस्ट स्पॉट पर था। उसने कभी इतनी ब्यूटीफुल औरत नहीं देखी थी। अभी लंबे गुंडे ने उसे बताया था
कि पहाड़ पर एक बेमिसाल ब्यूटी है उसे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब रूपा सिन्हा को देखकर उसे यकीन हो गया। ये न सिर्फ बेमिसाल ब्यूटी थी, बल्कि बेमिसाल ब्यूटीज में सबसे बेमिसाल थी। लियू चेन्यू उत्साहित था, एक्साइटेड था और खुश था। उसने कसम खाई कि वो इस ब्यूटी को जरूर हासिल करेगा। यू भाई, हमें थोड़ी देर में इस ब्यूटी के साथ मजे करने हैं, उसे केले खिलाने हैं। लंबे गुंडे ने रूपा सिन्हा की तरफ इशारा किया और गंदी हंसी हंसा। हाय, बिल्कुल, पहले मैं मजे लूंगा, फिर तुम सबको साथ में मजा लेने दूंगा। लियू चेन्यू ने रूपा सिन्हा के मोहक चेहरे को देखा। उसकी आंखों में गंदी चमक थी। अगुआ की आंखों में गंदी चमक देखकर अभय ने हल्के से भौहे सिकोड़ी। उसका चेहरा उदास हो गया। कमबख्त, तू मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत करता है, अब जीना नहीं चाहता। अभय के मन में गुस्सा भड़क रहा था। उसकी आंखें ठंडी चमक बिखेर रही थी। लियू चेन्यू, तेरे मुंह से बदबू आती है, क्या खा लिया? अभय ने रूपा सिन्हा को अपने पीछे रखा और लियू चेन्यू को गाली दी। उसे पहले रूपा सिन्हा की सेफ्टी सुनिश्चित करनी थी, फिर इन गुंडों को सबक सिखाना था। लड़के, तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है, तू मरना चाहता है। मैं तुझे एक मौका देता हूं, अपने पास की ब्यूटी मुझे सौंप दे, फिर घुटनों पर बैठकर माफी मांग, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। लियू चेन्यू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसे पता था वो इस टूरिस्ट स्पॉट का गुंडा है, इन गुंडों का बॉस है। वो हमेशा इस स्पॉट पर मनमानी करता था, कमजोरों को सताता था। कभी किसी ने उससे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। यू भाई, इस लड़के में कुछ दम है, आपको सावधान रहना होगा, लंबे गुंडे ने धीरे से याद दिलाया। उसे पता था अभय कितना तगड़ा है, जिसने उसे एक लात में उड़ा दिया। वो कोई आम आदमी नहीं था। लेकिन लंबे गुंडे को यू भाई पर भरोसा था। यू भाई ताइक्वांडो मास्टर थे, उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। 3-5 बड़े बड़े लड़कों को पीटना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हाय, मैं न सिर्फ इस लड़के की टांगे तोड़ूंगा, बल्कि इसके सामने इस ब्यूटी के साथ मजे भी लूंगा। लियू चेन्यू ने ठंडी हंसी हंसी, लेकिन उसके शब्द बहुत गंदे थे। अफसोस उसे नहीं पता था कि ये कहते ही अभय ने उसे मन ही मन मौत की सजा सुना दी थी। हाय, लियू चेन्यू ने हल्की चीख मारी, अपने दाएं पैर को जमीन पर उछाला और अचानक आगे की ओर लात मारी, जो अभय सिन्हा के शरीर पर जोर से लगी। उसकी ताकत इतनी थी कि हवा में सनसनाहट की आवाज हुई। ये एक फ्रंट किक थी, जो ताइक्वांडो की बेसिक किक्स में से एक है। इसकी पावर इतनी थी कि अगर किसी को लग जाए तो उसकी पसलियां टूट सकती थी। लियू चेन्यू की ये किक बहुत बेरहम थी। वो एक ही झटके में अभय को बुरी तरह चोट पहुंचाने के लिए तैयार था। इससे पता चलता था कि वो आम तौर पर कितना बेलगाम था। मेरे साथ किक्स की तुलना करना मरने की राह चुनना है। लियू चेन्यू की किक को देखकर अभय ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। शू! अभय का दाया पैर बिजली की तरह बाहर निकला, एक तेज हवा में बदल गया और बहुत तेज स्पीड से लियू चेन्यू के पैर पर जोर से मारा। कड़क! जैसे ही लियू चेन्यू का पैर अभय के पैर से टकराया, उसे एक जबरदस्त ताकत महसूस हुई। वो ताकत इतनी थी जैसे पहाड़ हो। उसने तुरंत उसका पैर तोड़ दिया। अंदर की सफेद हड्डी बाहर दिखने लगी। लियू चेन्यू ने चीख मारी। टूटे पैर की हड्डी से उसका दिल टूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे से मूंगफली जितने पसीने की बूंदें टपकने लगी। किसका इंतजार कर रहे हो? सब साथ में चलो, इसे खत्म कर दो। लियू चेन्यू ने पैर के दर्द को सहते हुए अपने पीछे खड़े दर्जनों गुंडों से कहा। भाइयों, यू भाई का बदला लो। दर्जनों गुंडों ने अभय को घेर लिया और अपनी मुट्ठियों से उस पर हमला किया। सावधान! रूपा सिन्हा का मोहक चेहरा हल्का पीला पड़ गया। उसने जोर से चेतावनी दी। उसे पता था कि ये दर्जनों गुंडे बहुत खतरनाक है और उसे बहुत डर था कि अभय को कुछ हो न जाए। फिक्र मत कर, बस एक झुंड कमजोर मुर्गे हैं। अभय ने रूपा सिन्हा को देखकर मुस्कुराया। आसपास के दर्जनों गुंडों को उसने गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए दर्जनों गुंडे, क्या सौ गुंडे भी उसके सामने टिक नहीं सकते थे। शू! अभय ने अपने शरीर को हिलाया चीते की तरह और पलक झपकते ही
दर्जनों गुंडों के बीच में पहुंच गया। एक किक से उसने सबसे आगे वाले गुंडे को उड़ा दिया। उसकी 7-8 हड्डियां टूट गई और वो पीछे वाले गुंडे से टकरा गया। एकदम से 4-5 लोग ढेर हो गए। पफ पफ। अभय की व्हिप लेग एक बवंडर की तरह थी जो चारों तरफ के गुंडों की ओर बढ़ी। थोड़ी देर में दर्जनों गुंडे जमीन पर पड़े थे। उनके हाथ टूटे, पैर टूटे, हड्डियां चटकी और चीखें हर तरफ गूंज रही थी। शैतान, ये एक शैतान है। सबने अभय को डर भरी नजरों से देखा। इस शख्स की ताकत उनकी उम्मीदों से बाहर थी। उनके कपड़े तक छुए बिना सबको ढेर कर दिया था। ये किसी एक लेवल की टक्कर नहीं थी। अगर अभय शेर था तो ये दर्जनों गुंडे भेड़ थे, भेड़ों से भी गए गुजरे। तो तू क्या करने जा रहा है? अभय को अपनी तरफ आते देख लियू चेन्यू का चेहरा बहुत बदल गया। वो डर गया। जाहिर है तुझे मारूंगा। अभय से ठंडा कातिलाना इरादा निकल रहा था। इस कमबख्त ने अभी रूपा सिन्हा को अपमानित करने की हिम्मत की थी और उसे अपवित्र करने की कोशिश भी। रूपा सिन्हा उसकी औरत थी और सामने वाला मरने का हकदार था। मैं टाइगर गैंग का मेंबर हूं, तू नहीं। लियू चेन्यू अपनी बात पूरी करने से पहले अभय ने उसकी गर्दन पकड़ ली। कड़क। अभय ने अपने दाएं हाथ से हल्का जोर लगाया और उसकी गला कुचल दिया। लियू चेन्यू की आंखें धुंधली हो गई। उसकी जिंदगी की सांस धीरे धीरे खत्म हो गई। लियू चेन्यू अनिच्छुक था, पछतावे में था और गुस्से में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि टाइगर गैंग का नाम लेने के बाद भी दूसरा पक्ष उसे मारने की हिम्मत करेगा। उसे पता था कि टाइगर गैंग पूर्वांचल शहर की अंडरग्राउंड ताकतों का लीडर है। क्या सामने वाला नहीं डरता? अभय को टाइगर गैंग के बारे में थोड़ा बहुत पता था। यह पूर्वांचल शहर का सबसे ताकतवर गैंग था। लेकिन तो क्या जिसने उससे पंगा लिया, उसका सिर्फ एक अंजाम था, मौत। अभय ने लियू चेन्यू को लापरवाही से जमीन पर छोड़ दिया। उससे तगड़ा कातिलाना वाइब निकल रहा था और वो दर्जनों गुंडों की तरफ बढ़ा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो गुंडे इतने डर गए थे कि उनके चेहरे सफेद पड़ गए और वो घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगने लगे। सामने वाला लड़का सचमुच डरावना था। वो इंसानी जान को कुछ समझता ही नहीं था। अभी उसका बॉस खत्म हो गया था। अभय, रुक, तू और नहीं मार सकता। रूपा सिन्हा का मोहक चेहरा हल्का बदल गया। उसने जल्दी से अभय की बाह पकड़ ली। उसे पता था कि इंसानी जान कोई छोटी बात नहीं है और अभय को रोकना जरूरी है। हालांकि ये गुंडे बहुत नफरत करने लायक थे, लेकिन इनकी मौत का हक नहीं था। हालांकि एक लियू चेन्यू मर गया था, रूपा सिन्हा अपने रिश्तों से इसे दबा सकती थी, लेकिन अगर दर्जनों लोग मरते तो इसे दबाना नामुमकिन था। रूपा सिन्हा की परेशान नजरें देखकर अभय का शरीर कांप गया और उसके शरीर से कातिलाना वाइब धीरे धीरे कम हो गया। अरे, बैटलफील्ड सिंड्रोम फिर हो गया। अभय ने कड़वी मुस्कान दी। अभी गुस्से की वजह से उसके मन का कातिलाना इरादा जाग गया था। उसने अफ्रीका में बहुत सारे लोगों को मारा था। एक बार वो एक कबीले में घुसा था और 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। बेशक वो सब बुरे लोग थे, जैसे वो कबीला नरभक्षी था। ठीक है, मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन इन्हें सजा तो देनी होगी। अभय ने रूपा सिन्हा के गुलाबी हाथों को थपथपाया और हंसकर कहा। ताकतवर वाइब निकालते हुए वो गुंडों की तरफ कदमकदम बढ़ा, फिर अपना दाया पैर उठाया और गुंडों की डरी हुई आंखों के सामने उनकी सारी टांगें तोड़ दी। मौत की सजा से बच सकते हैं, लेकिन जिंदा रहते सजा से नहीं। उनकी टांगें तोड़ना इनके लिए सबसे बड़ी सजा थी। झनझन। अभय ने अपना मोबाइल निकाला और ये होंगडी का नंबर डायल किया। ये होंगडी ग्रीन पीक माउंटेन पर एक शख्स मर गया और कुछ गुंडों की टांगें टूट गई है। तू इसे डील कर ले, अभय ने फोन पर ये होंगडी से कहा। बोलने के बाद उसने फोन काट दिया। उसे पता था कि ये होंगडी पूर्वांचल शहर में लॉन्गिया स्क्वाड की पेरिफेरल कैप्टन है। उसके पास बड़ी ताकत थी और इन मामलों को हैंडल करना सबसे आसान था, वरना पुलिस के लिए यह परेशानी वाला होता। रूपा, चलते हैं,
अभय ने रूपा सिन्हा का छोटा हाथ पकड़ा और पहाड़ से नीचे चल पड़ा। रास्ते पर लोग अपने आप पीछे हट गए, उनकी आंखों में डर था। उन्होंने अभी अभय का खौफ देखा था, तो जाहिर है इस शैतान से पंगा नहीं लेना चाहते थे। हम ऐसे ही चले जाएंगे, सचमुच ठीक रहेगा? रूपा सिन्हा का मोहक चेहरा अभी भी थोड़ा परेशान था। कोई बात नहीं, चलते हैं, कोई हमारा पीछा नहीं करेगा। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और बेफिक्री से कहा। वो अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 किंग था। इसके अलावा वो गुंडा बॉस मरने का हकदार था। कोई भी एक मरे हुए कमबख्त के लिए वुल्फ किंग से पंगा नहीं लेगा। थैंक यू, आज का बर्फ का नजारा बहुत ब्यूटीफुल था। रूपा सिन्हा अभय की बाहों में झुकी और मुस्कुराते हुए बोली। बस तू खुश रहे। अभय ने उसकी पतली कमर को छुआ, जो चिकनी और नाजुक थी, हल्की नरमी के साथ, जिसे छूने के बाद और छूने का मन करता था। दोनों पहाड़ से नीचे उतरे मासेरातीली और मशहूर वॉशिंगटन पैलेस की तरफ ड्राइव कर गए। विला नंबर 14। ड्राइंग रूम में रूपा सिन्हा का चेहरा मोहक था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, उसकी आंखें पानीदार थी और उसकी पतली पलकें 2 छोटी मोहक खिड़कियों की तरह फड़फड़ा रही थी। उसने काले लेस का पजामा पहना था, जो उसकी शानदार काया को और निखार रहा था। उसकी खूबसूरत टांगों पर काले स्टॉकिंग्स थे, जो एक अजीब सा आकर्षण बिखेर रहे थे, जिससे अभय के अंदर की आग भड़क उठी। पागल, मुझे बेड पर ले चल, रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया और आकर्षक अंदाज में बोली। नहीं, मैं किचन जा रहा हूं। अभय ने रूपा सिन्हा के शरीर को गले लगाया और किचन की तरफ बढ़ गया। उसे स्टिमुलेशन पसंद था और बेड बोरिंग था, तो वो किचन, टॉयलेट, बालकनी और छत पर रूपा सिन्हा को बेरमी से रगड़ना चाहता था। किचन में चलो, नहीं बेड पर चलते हैं। अभय सिन्हा की बात सुनकर रूपा सिन्हा का मोहक चेहरा शर्म से लाल हो गया, मानो पानी टपकने वाला हो। उसे लगा कि सामने वाला मर्द सचमुच बहुत शरारती है, हमेशा उसे नए नए तरीकों से तंग करता है। बेशक उसने मुंह से मना किया, लेकिन दिल से वो खुश थी। लड़कियां तो शर्मीली होती है, मुंह से ना कहती है पर मन से हाँ चाहती है। नहीं, पहले किचन, फिर टॉयलेट और आखिर में बालकनी और छत, अभय ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसने रूपा सिन्हा को दबंगई से गले लगाया और उसकी चीख के बीच किचन की तरफ बढ़ गया। तू बहुत बदमाश है, रूपा सिन्हा ने उसे मोहक ढंग से घूरा। उसकी आकर्षक और जादुई शक्ल उसे दीवाना बना रही थी। हाय, मेरे पास इससे भी बदमाश चीजें हैं, अभय ने हंसते हुए कहा। सामने वाली रूपा सिन्हा को देखकर उसे बहुत मोहक और ब्यूटीफुल लगा, जिससे वो बहुत एक्साइटेड हो गया। भूतनी, क्या कमाल की छोटी भूतनी। अभय ने रूपा सिन्हा के शरीर को सावधानी से किचन टेबल पर रखा। रूपा सिन्हा नशे में थी और उसका चेहरा लाल था, शर्मिंदगी से भरा था। उससे गर्म सांसें निकल रही थी। दोनों पहले से ही भावुक थे और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। ड्रेस उड़ रही थी और किचन में बसंत छा गया। अभय को लगा कि वो मंकी किंग बन गया है। अपने गोल्डन स्टिक को लेकर हुआगो माउंटेन के वाटर कर्टन केव में घुस गया, जहां पहाड़ नरम थे और पानी गड़गड़ा रहा था। रूपा सिन्हा का मोहक चेहरा थोड़ा शर्माया हुआ था और उसमें मजे की झलक थी। उसे बहुत खुशी मिल रही थी और ये खुशी उसे बहुत पसंद थी। दोनों की लड़ाई बहुत जोरदार थी, किचन से टॉयलेट और आखिर में बालकनी छत तक। एक रात में अभय ने रूपा सिन्हा को 7 बार तंग किया और 36 पोजीशंस बदली, जैसे ओल्ड मैन पुशिंग कार्ट, मंकी डॉट स्टॉर्म वगैरह सब आजमा डाले। अगले दिन सूरज उग रहा था। सूरज की रोशनी कमरे में चमक रही थी और धब्बेदार रोशनी और गर्मी छोड़ रही थी। अभय ने खूब अंगड़ाई ली और फिर बेड से उठ बैठा। जबकि रूपा सिन्हा अभी सो रही थी, वो सचमुच रात को थक गई थी। अभय उठा और नाश्ता बनाया। नाश्ता बहुत सिंपल था, बस 2 फ्राइड एग्स, 2 ग्लास मिल्क और 2 सैंडविच ब्रेड। जब वो खाना बेडरूम में लाया तो रूपा सिन्हा जाग चुकी थी, लेकिन अभी भी बेड पर लेटी थी। रूपा सिन्हा का शरीर न सिर्फ थका हुआ था, बल्कि दर्द भी कर रहा था। वो उठ ही नहीं पा रही थी। बदमाश तो थका नहीं,
रूपा सिन्हा ने अभय को मोहक ढंग से घूरा, उसमें अनकही आकर्षण था। गुस्से में भी वो इतनी मोहक थी जैसे नाजुक गुलाब हो। एक अजीब सा टेम्पटेशन बिखेर रही थी। मैं 7 बार का मर्द हूं, थकूंगा, कैसे अभय ने आत्ममुग्ध ढंग से मुस्कुराया, जिससे रूपा सिन्हा फिर शर्मा गई। चूंकि रूपा सिन्हा उठ नहीं सकती थी, अभय ने खुद उसे खाना खिलाया। बेशक इस दौरान उसने रूपा सिन्हा के पूरे शरीर को छुआ और उसका पूरा फायदा उठाया, जिससे रूपा सिन्हा परेशान हो गई, लेकिन कोई चारा नहीं था। अभय ने अभी रूपा सिन्हा को खाना खिलाया ही था कि फोन की रिंग बजी। उसने फोन निकाला और चेक किया तो देखा कि शालिनी गुप्ता का कॉल था। वो चौंक गया और थोड़ा गिल्टी फील करने लगा। आखिर वो कल रात घर नहीं गया था और रूपा सिन्हा के साथ सारी रात पागलपन किया था, तो उसे थोड़ा गिल्ट हो रहा था। कौन कॉल कर रहा है? रूपा सिन्हा ने देखा कि अभय फोन नहीं उठा रहा। उसने अपने लाल होंठ हल्के से सिकोड़ते हुए पूछा। कंपनी से कॉल है, मुझे काम पर बुला रहे हैं, अभय ने बहाना बनाया और ये नहीं बताया कि शालिनी गुप्ता का कॉल था। उसे पता था कि रूपा सिन्हा और शालिनी गुप्ता की नहीं बनती। अगर उन्हें एक दूसरे का पता चल गया तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। अभय की बात पर रूपा सिन्हा को कोई शक नहीं हुआ। हालांकि उसका IQ 280 का था और वो जीनियस थी, लेकिन अभी वो प्यार में थी। प्यार में पड़ी लड़की का IQ 0 के करीब होता है और वो मर्द की हर बात पर यकीन करती है। जब कंपनी का फोन है तो जल्दी काम पर जा, रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। रूपा, मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं और तेरा साथ दूं। अभय को थोड़ा अजीब लगा। खा पी कर मुंह पोंछ कर चले जाना उसकी इज्जत नहीं बचती थी। काम पर जाना जरूरी है, जल्दी जा और रात को मुझे साथ देने आना मत भूलना। रूपा सिन्हा ने हाथ हिलाया, अभय को जल्दी जाने को कहा। ठीक है, रात को तुझसे मिलने आऊंगा, अभय ने हंसते हुए कहा। फिर रूपा सिन्हा के लाल होठों को चूमा और हाथ हिलाकर चला गया। दुश्मन तू सचमुच मेरा दुश्मन है। अभय की जाती हुई पीठ को देखते हुए रूपा सिन्हा का चेहरा शर्म से भर गया, जैसे अभी अभी प्यार में पड़ी छोटी लड़की हो। छोटी रूपा, तू प्यार में पड़ गई, उसने अपने आप से कहा। उसका छोटा दिल हिरन की तरह धड़क रहा था। अभय विला नंबर 14 से बाहर निकला, टैक्सी ली और हिम शिखर ग्रुप की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में वो हिम शिखर ग्रुप पहुंच गया। सेल्स डिपार्टमेंट में घुसते ही उसे प्रिया शर्मा ने रोक लिया। प्रिया शर्मा का चेहरा चमक रहा था। उसकी त्वचा क्रिस्टल की तरह साफ थी और मुंह पर हल्की लिपस्टिक थी। आज उसने क्यूट बिजनेस ड्रेस पहनी थी जो उसकी शानदार काया को और आकर्षक बना रही थी। उसका सीना पपीते की तरह बाहर उछलने को तैयार लग रहा था। अभय सिंह, आखिरकार तू काम पर आया, प्रिया शर्मा ने अभय को बुलाया। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी थी। उसे सामने वाले मर्द से बहुत शिकायत थी। पिछली बार उसने उसे चूमा था, फिर इतने दिन तक कांटेक्ट नहीं किया, जिससे वो हर दिन उसे मिस करती थी। शर्मा दीदी, आपको क्या हुआ? अभय ने थोड़ा शर्मिंदगी से कहा। सामने वाली ब्यूटी के लिए वो बहुत आभारी था और उसका थोड़ा सम्मान भी करता था। जब वो सबसे मुश्किल वक्त में था, तब इसी ब्यूटी ने उसकी मदद की थी और उसे सेल्स डिपार्टमेंट में लिया था। लेकिन पिछली बार कैंटीन में अभय ने प्रिया शर्मा का बॉयफ्रेंड बनने का ढोंग किया था और उसे चूम भी लिया था, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। मैं आज रात डिनर ट्रीट दे रही हूं जिंगजियांग होटल में, ऑफिस के बाद आना मत भूलना, प्रिया शर्मा ने हल्की नाराजगी के साथ कहा। शर्मा दीदी, आप ट्रीट क्यों दे रही हैं? अभय थोड़ा कंफ्यूज था। सच कहें तो वो ऑफिस के बाद खाना नहीं खाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसने रूपा सिन्हा से वादा किया था कि ऑफिस के बाद उसके घर जाकर उसे साथ देगा। अभय सिंह, तू भूल गया, मैंने नववर्ष समारोह से पहले कहा था कि अगर तू पहला स्थान जीत लेगा तो मैं तुझे डिनर ट्रीट दूंगी, प्रिया शर्मा ने लाल होंठ हल्के से उठाते हुए थोड़े गुस्से में कहा। अभय भी कमाल है, इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकता है? वो एक ब्यूटीफुल लड़की है
जब कोई ब्यूटी ट्रीट दे रही हो तो उसे साफ साफ याद रखना चाहिए, ये भूल कैसे गया। सॉरी शर्मा दीदी, मैं आज रात ऑफिस के बाद आपके साथ डिनर करूंगा। प्रिया शर्मा को थोड़ा गुस्सा देखकर अभय ने जल्दी से कहा। उसे प्रिया शर्मा से अच्छा लगाव था तो जाहिर है वो उसे नाराज नहीं करना चाहता था। अभय ने फैसला कर लिया था कि शाम को ऑफिस के बाद प्रिया शर्मा के साथ डिनर करेगा, फिर रूपा सिन्हा के पास जाएगा। वैसे अभय सिन्हा प्रेसिडेंट अभी सेल्स डिपार्टमेंट में आई थी और उसने कहा कि तू कंपनी आए तो प्रेसिडेंट ऑफिस में उससे मिल। प्रिया शर्मा को अचानक शालिनी गुप्ता की बात याद आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट ऑफिस में जाना। प्रिया शर्मा की बात सुनकर अभय का चेहरा बदल गया। उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। शर्मा दीदी, मैं अभी जाता हूं। अभय ने सिर हिलाया और गिल्ट भरे चेहरे के साथ प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ बढ़ गया।